आज का हमारा टॉपिक और हमारी क्लास जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल पर्सन। कल हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है और पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन की डेवलपमेंट कैसे हुई थी उसको डिटेल से देखा था। और आज हम जो आगाज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कमिटमेंट से है कि इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी तौर पर क्या कुछ हुआ था और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब कब माज़ वजूद में आई जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में रोल प्ले किया और कर रही हैं। स्पेशल एजुकेशन की जब बात की जाती है तो इसमें सबसे पहला नाम जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो पेपर के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछी जाती, लेकिन इनका जो ईयर्स है वो ही पूछा जाता है। तो आपने ये जो डिक्लेरेशन हुई हैं या एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई हैं इनके आपने सन याद कर लेने हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में हुआ। ये एक डिक्लेरेशन था जिसमें कहा गया कि जिसने ह्यूमन राइट्स को एड्रेस किया और जो है स्पेशल एजुकेशन के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इन 1960 1960 में तालीम में इम्तियाज को या जो फर्क है इसको खत्म करने के लिए आम लोगों और स्पेशल एजुकेशन के लोगों में स्पेशल पर्संस में जो फर्क है डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए कन्वेंशन हुआ 1960 में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जी, तो ये भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि 1981 में डिसेबल बच्चों का साल मनाया गया। नंबर 4 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। जी, 1989 1989। इसमें यूनाइटेड नेशन ने जो है कन्वेंशन किया, किस उसका मौजू था राइट्स ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड। जब राइट ऑफ चाइल्ड की बात होगी तो तमाम बच्चों के जो चाइल्ड हैं उनके हकूक की बात होगी जिनमें उनकी तालीम का हक सर फहरिस्त होगा। नंबर 5 वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल EFA, इसे कहा जाता है ईफा। ये 1990 में हुआ। अभी तक ये हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं और मेरे पेपर में ये दो दो पॉइंट्स के जो है ना ईयर्स पूछे गए थे। एक ये ईफा का ईयर और एक 1981 जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है ये कब मनाया गया। तो इसलिए ये आपने पेपर के हवाले से इनके सन जरूर याद रखने हैं। नंबर 6 इंटरनेशनल डिकेड ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जी, एक पूरी दहाई को स्पेशल डिसेबल चिल्ड्रन के नाम किया गया बैनुल अक़वामी तौर पर, और उसका साल था 1983 से 1992। द स्टैंडर्ड रूल ऑन इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 1993। तो ये जो स्टैंडर्ड रूल दिए गए पर्सन विद डिसबिलिटीज को रूल जो है ये बनाए गए, इनकी बराबर इनको मौके फराहम किए जाएं। इस पर जो स्टैंडर्ड रूल बनाए गए वो 1993 में बनाए गए।
सलमान का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 1994। द डकार फ्रेमवर्क ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, ये सन 2000 में कायम किया गया। तो ये अभी हमने एनजीओज में भी पढ़ा था। उसके बाद 10 है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल MGD सन 2000। ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल जो है ये भी यूनाइटेड नेशन ने दिए थे सन 2000 में, कि हमारे अब अगले गोल्स क्या होंगे। मिलीनियम का मतलब होता है 1000 साल। तो अब 1000 साल जो गोल उसने का तयन किया गया था, उसमें भी स्पेशल एजुकेशन या डिसेबल्ड जिक्र था। और जो सन 2015 में जाके इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम SDG रख दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनकी तादाद 17 थी। गोल का तयन किया गया, आप नेट से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल भी जाएंगे। और उसमें जो गोल नंबर 4 था, चौथे नंबर पे जो गोल था, वो डील कर रहा था एजुकेशन को। तो बस इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ही है कि चौथे नंबर पे था एजुकेशन का गोल। और इसके अलावा गुर्बत का खात्मा और बहुत सारे जो गोल्स का तयन किया गया था। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एक्ट जो है NCLB 2001। इस्लामाबाद डेक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, जी इस्लामाबाद में भी एक डेक्लेरेशन हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन पे सन 2004 में। यूनाइटेड नेशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जी यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन एक सन 2006 में भी हुआ है। तो इस पेज की इम्पोर्टेंस बस इतनी है कि आपने ये इनके सन याद रखने हैं। और इनसे आपको आगाही भी होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात जैसे ये ईफा है, ईफा के मुताबिक हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस जो हैं, ये पर्सन हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, ये हमने सिलेबस में आपके स्पेशल एजुकेशन के भी शामिल था। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, इसमें ये भी पूछ ली जाती हैं और इनसे भी आपकी आगाही होना जरूरी है। ये 3 तरह की हैं। इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बच्चे की लर्निंग पर डायरेक्ट असर अंदाज होती है। तो जनरल एजुकेशन में भी और स्पेशल एजुकेशन में भी जब भी हम बच्चों की लर्निंग की बात करेंगे तो उसमें हम क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूर बात करते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड एज अंडर टीचर बेस्ड, जी वो कौन सी चीजें हैं जो टीचर पे बेस करेंगी। प्रोविजन फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज दे दिए जाते हैं या कहा जाता है, तो उसमें या ये कहा जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो एक्चुअली वो आपके क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल को असेस कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सवालात पूछ के कि जी आप अगर स्लो लर्नर बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे, MC बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाएंगे, PHC हैं तो उनको कैसे आपने डील करना है। तो वो मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन वो देखना ये चाह रहे होते हैं कि इस टीचर को जो हम हायर करने जा रहे हैं, क्या इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स हैं या नहीं है। तो जब आपको इन चीजों का पता होगा तो आप अपने जवाब में कहीं ना कहीं इनको चीजों को शामिल करेंगे और अपने मकासद जब उनके सामने बयान करेंगे तो आपकी सिलेक्शन यकीनी हो जाती है। तो इसमें प्रोविजन ऑफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, टीचर का काम है कि वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। जी आप में से कोई
इरम को जानता है तो उसको गाइड करते हैं कि कैसे अ, जो है वो करना है, क्लास ज्वाइन करनी है। उनसे मेरे ख्याल हो नहीं रही है। यूजिंग चाइल्ड सेंटर अप्रोच, जी, ऐसी अप्रोच इस्तेमाल की जाए जिसमें बच्चे को फोकियत दी जाए। इसका मतलब ये है कि आप जो मेथड इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग मेथड, जो हमारे पीएससी के टीचर्स होते हैं उनका तो टीचिंग मेथड तकरीबन वही होता है जो जनरल एजुकेशन में होता है। तो इसमें जो है तीन तरह के टीचिंग मेथड होते हैं कि एक टीचर सेंटर्ड होता है, एक एक्टिविटी सेंटर होता है, या और एक चाइल्ड सेंटर होता है, या मेथड सेंटर होता है, और तीसरा जो है वो चाइल्ड सेंटर होता है। तो इसमें ये बात की जा रही है कि आपने ऐसी टीचिंग अप्रोच इस्तेमाल करनी है जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, उसमें बच्चे को फोकियत दी जाए, बच्चे को अहमियत दी जाए। जैसे कि लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड क्या होता है कि टीचर आता है, अपना लेसन डिलीवर किया और चला गया, और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे और चला गया। लेकिन जब टीचर कोई ऐसा मेथड अडॉप्ट करता है जिसमें टीचर ने तो पढ़ाना ही पढ़ाना, साथ में बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट करा ली जाए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के थ्रू, आप जो है इंडिविजुअल एक्टिविटी करवा लें बोर्ड पे, या ग्रुप एक्टिविटीज करवा लें जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उनकी लर्निंग पे बहुत ज्यादा ये चीज असरअंदाज होती है। तो इसलिए चाइल्ड सेंटर अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। Considering individual differences while teaching various categories of disabled, जी, जो बच्चों के दरमियान इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका भी खातिर का ख्याल रखा जाए जब आप मुख्तलिफ अकसाम की कैटेगरीज के बच्चों को डील कर रहे हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे बैठे हैं तो आप उनको इस तरीके से पढ़ाएं कि सिर्फ एक ही किस्म की डिसेबिलिटी को एड्रेस हो, और बाकी जो है वो मुंह की तरफ देखते रहें। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपने इसका ख्याल रखना है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं, कि हर बच्चे की जो परफॉर्मेंस लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो मुख्तलिफ है। तो उसके हिसाब से भी बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाना। नंबर 4, फोकसिंग इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जब आपने क्लासरूम है तो आपने बच्चों के जो है इंटरेस्ट जो है किस चीज में है, और उनकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, उनको भी मद्देनजर रखना है। प्रमोटिंग प्रमोटिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जी, तो जाहिर है जब चाइल्ड सेंटर अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर हम एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, ताकि बच्चे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करके और सीखें। प्रोविजन ऑफ लिवली एंड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट, जी, ऐसा इन्वायरमेंट, ये ऊपर भी डिस्कस हो चुका है कि प्रोविजन ऑफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट या डायनामिक लर्निंग का मतलब है कि ऐसा माहौल क्लास में कायम किया जाए जो डायनामिक डायनामिक हो, तो हर तरह के बच्चों को जो है वो उससे मुस्तफीद हो सकें, और इनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जब हमने ऊपर डिस्कस किया तो वो भी एड्रेस हो जाए। तो आपने क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा बनाना है, लिवली हो, बोरिंग ना हो, अ, और डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट है। 7, मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब आप चाइल्ड सेंटर अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिसिप्लिन को मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब जरूरत हो तो क्लास में डिसिप्लिन भी मौजूद होना चाहिए। यूज ऑफ टोकन इकोनॉमी, जी, ये जो है टोकन इकोनॉमी का मतलब है कि रिवार्ड के थ्रू आप टोकन देते हैं, तो ये अप्रोच इस्तेमाल होनी चाहिए। यूज ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट,
जी, मस्बत हौसला अफजाई हो। जी, मस्बत हौसला अफजाई क्या होती है कि उसमें पॉजिटिविटी का आंसर पाया जाए। जी, नेगेटिव का मतलब है आप उससे बच्चे से कोई चीज छीन लें या ले लें या कोई फैसिलिटी उससे जो है वो उसको प्रोवाइड ना करें। तो इस तरह की जो रेनफोर्समेंट होगी उसे हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहेंगे। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वो होगी कि जो बच्चे को कुछ देकर या रिवार्ड की सूरत में शाबाश, वो शाबाश भी हो सकती है। तो इस तरह की रेनफोर्समेंट इस्तेमाल की जाए। वेलकम स्टूडेंट्स क्यूरीज। बच्चों के जितने भी सवालात हैं या क्यूरीज हैं उनको वेलकम किया जाए और उनका जवाब दिया जाए। इमीडिएट फीडबैक, उसी वक्त आप इमीडिएट फीडबैक लें। रिपीट इंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटी फॉर बेटर कंप्रीहेंशन। अपनी जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो टीचिंग की है, उनको रिपीटिशन उसकी की जाए और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए बेहतर एक्टिविटीज करवाएं। इफेक्टिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, एवी एड्स जो हैं उसमें उनका ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे चार्ट्स आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं। तो या वाइट बोर्ड है, ये तमाम चीजें एवीएट्स में आता है। इसका इफेक्टिव यूज करें। यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करें जो बच्चों की लर्निंग में हेल्पफुल हो। एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड जो है क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होगा कि इंश्योरिंग अफेक्टिव फिजिकल इन्वायरमेंट। जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वो अफेक्टिव होना चाहिए। इसमें ये क्या चीजें डिस्कस की गई हैं? एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए जो बच्चों की एज से मुताबिकत हो। बाज़ औक़ात हम छोटे बच्चों को ऊंची चेयर्स पे बिठा देते हैं जिसपे वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, टांगे लटका के बैठे रहते हैं, जिनके जिसमें उनको फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो एज अप्रोप्रिएट फर्नीचर होना चाहिए। उसके बाद नॉइज फ्री इन्वायरमेंट, एरी एंड वेंटिलेटेड रूम, हवादार और या वेंटिलेटेड रूम होने चाहिए। अप्रोप्रिएट लाइट, मुनासिब लाइट का इंतजाम होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फैन, हीटर इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ये तमाम चीज़ें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगी। एडिकेट स्पेस इन रूम फॉर मोबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो जो है बच्चों की मूवमेंट के लिए या एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है मुनासिब जगह भी होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ एविएट्स, जी एविएट्स हमने डिस्कस कर लिया है। प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, उनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी दिया जाए, टीचिंग मटेरियल भी मुहैया किया जाए, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जब हम करवाते हैं तो बच्चों को शीट्स प्रोवाइड करते हैं या जो भी चीज़ें आपके टॉपिक से रेलिवेंट होती हैं। उसके बाद लर्नर बेस्ड। एक मिनट। अच्छा, जी लर्नर बेस्ड फोकस ऑन वर्क, काम पे जो है फोकस करें। कीप इन टच विद टीचर इंस्ट्रक्शन, जो है लर्नर, ये अब क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि लर्नर बेस्ड ऐसा होना चाहिए कि जो है काम पे फोकस हो और कीप इन टच विद टीचर इंस्ट्रक्शन, टीचर्स की इंस्ट्रक्शन से जो है वो टच में रहें। अवॉइड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर,
डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर से अवॉइड किया जाए। रिस्पेक्ट अदर स्टूडेंट, बच्चे दूसरों की रिस्पेक्ट करें। कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल शेयरिंग विद अदर, और बच्चे जो है, ये भी टीचर का काम है कि वो लर्नर बेस्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, कि वो ऐसा माहौल कायम करे, ऐसे इस तरह से मैनेज करे कि बच्चे आपस में कोऑर्डिनेशन या म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए क्लासरूम में परफॉर्म करें। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ ब्रेन पार्ट्स। ये ब्रेन के 6 मेन पार्ट्स दिए गए हैं और इनका फंक्शन दे दिया गया है। ये भी आपने इनको एज इट इज याद कर लेना है कि इस ये जो है फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है, मूवमेंट, इंटेलिजेंस, बिहेवियर और मेमोरी। जी। बहुत ज्यादा इसके पार्ट्स को आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन डिटेल में जो है इनकी भी आगे वैसे डिटेल होती है, लेकिन उस डिटेल में ना जाएं आप। इनके पार्ट्स को नाम, पार्ट्स नेम जो है इनको याद रखें, और इनका बस आपने फंक्शन को याद रखना है। फ्रंटल लोब जो है ये फ्रंट साइड पे होता है और इसका काम ये है, लिखा हुआ है। टेम्पोरल लोब में क्या है, ये इसका काम है स्पीच, हेयरिंग, बिहेवियर और मेमोरी से रिलेटेड। तो जाहिर है जब HI का पेपर आएगा तो उन उन वो ज्यादातर टेम्पोरल लोब से डील करता है माइंड का ये पार्ट। तो आपने इन चीजों को हेयरिंग से और स्पीच से, तो आपको ये फंक्शन इसका पता होना चाहिए। ऑसिपिटल लोब जो है वो विजन से रिलेटेड होता है, और तमाम काम जो दिमाग जो है वो विजन का, देखने का अमल जो है वो ऑसिपिटल लोब से होता है। पेरिटल लोब जो है उसका काम है लैंग्वेज, सेंसेशन और रीडिंग। तो सेंस करना, बोलना और पढ़ना, इसका पेरिटल लोब का ताल्लुक है इससे। और सेरिबलम का काम क्या है, बैलेंस कायम करना जिस्म में, और तमाम अज़ा की में कोऑर्डिनेशन का जो अमल है उसको कायम रखना। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का क्या काम है, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, स्वाल्विंग, निगलना और कॉन्शियसनेस। तो ये इनके काम है। और ये सब ये जो कि ब्रेन है, जिसमें अगर इसकी फंक्शनैलिटी में डिस्टरबेंस आ जाए तो हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए सब लोगों को, तमाम कैटेगरीज वाले लोगों को इनके फंक्शन भी याद होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ डिसेबल्ड। बहुत सारे हमारे स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं जहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, ताकि बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो अपना जो है वो बोझ खुद उठा सकें और दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें। वोकेशनल एजुकेशन फॉर Vocational education for disabled person has a psychological significance, as it gives a disabled person a psychological boost toward self-independence and necessary confidence in life. वोकेशनल एजुकेशन जो है वो नफसियाती तौर पे बड़ी अहमियत की हामिल है डिसेबल लोगों के लिए, क्योंकि वो उनको खुद मुख्तार बनाती है, और जिंदगी में जो उनको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, खुद एतमादी चाहिए होती है, इसमें ये इसके लिए भी जरूरी है। जब तक वो अर्न नहीं करेंगे तब तक वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो द प्राइमरी importance however for adopting
vocational rehabilitation as part of the strategy of our training program for disabled, its economic। जी, जो बुनियादी या प्राइमरी इम्पोर्टेंस वो ये है कि बच्चों की वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की जाए और उनको मुख्तलिफ किस तरह से की जाती है, एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है ट्रेनिंग की फॉर डिसेबल्ड इज इकोनॉमिक, ताकि उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल ज़रूरियात हैं, उनको फुलफिल किया जाए। द नीड इज टू मेक द डिसेबल पर्सन इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, उनको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया जाए फाइनेंशियली तौर पर, एज बेस्ट एज पॉसिबल, जिस हद तक हो सके मुमकिन, एंड टू रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन दैट ही इज कैरिंग एज मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, ताकि वो जो है सोशल ग्रुप में एक बोझ ना रहे बल्कि अपना बोझ खुद उठा सके। एट अर्ली स्टेज the sub competencies needed to develop the occupational skill include। अर्ली जो उनकी स्टेज होती है कम उम्री में, कुछ जो सब कंपिटेंसीज हैं उनको डेवलप करना जरूरी होता है ताकि वो अपने ऑक्यूपेशनल स्किल्स हैं उनको डेवलप कर लें। उसमें क्या शामिल है, क्या कुछ शामिल है, फिजिकल मैनुअल स्किल, जो जो उनका जिस्मानी तौर पर फिजिकल स्किल है, जिसमें उनका खुद का बैलेंस कायम रखना, कोऑर्डिनेशन उनकी जो है तमाम लिम्स मसल्स और ग्रॉस मोटर स्किल में कोऑर्डिनेशन, डेक्सटरिटी एंड स्टेमिना। और उनका कोऑर्डिनेशन, इसका मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा क्या मतलब है, और जो उनका स्टेमिना, ये आप देख लीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों को, ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इसको वो पूरा कर सकें, उनका स्टेमिना बरकरार रहे, क्योंकि जो लोग डिसेबल होते हैं इनका हर चीज़ में स्टेमिना नहीं होता। अ, जैसे कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जिस तरह नॉर्मल बच्चे बहुत लेंथी जो है वो ऐसे याद कर लेते हैं और लिख लेते हैं, ये बच्चे इतना नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस टू लैंग्वेज है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए इनकी वो बहुत। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो मुझे कंफर्म कर दें। जी, ये देखा है मैंने, डेक्सटेरिटी का मतलब है महारत, तो उनकी महारत की भी बात। जी ठीक है। At later stage, vocational subjects are included to develop pro-vocational skill and motivation for career exploration। पहले ही स्टेज पे क्या किया जाता है, उनके जो फिजिकल स्किल हैं उन पे वर्क किया जाता है, बाद में उनके
वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वो शामिल कर दिए जाते हैं, जिसमें वो प्री वोकेशनल स्किल हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल वो स्किल जो वोकेशनल जॉब्स को या वोकेशनल स्किल को हासिल करना जरूरी होता है। तो मोटिवेशन, और ताकि वो उनको मोटिवेशन भी मिले, हौसला अफजाई भी हो कि हाँ वो भी ये कैरियर जो है इसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंपेयर टू देयर नॉन डिसेबल्ड peers, students with disabilities are more likely to experience unemployment or underemployment, lower pay, and job dissatisfaction. नॉर्मल जो नॉन डिसेबल पीयर हैं, उनके साथी हैं, उनसे अगर मवाजना किया जाए तो जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेरोजगारी का सामना करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो का सामना करते हैं, कम पे उनको की जाती है, और उनकी जॉब से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये एक नफसियाती तौर पे है कि ये अपाहज है, और शायद ये उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह नॉर्मल लोग करते हैं। Many students with disabilities as well as those with a chronic achievement problem drop out of high school before graduation. इसी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो वक्त से पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं हाई स्कूल में, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले, लीव देम इवन मोर अनप्रिपेयर्ड फॉर एंड लेस लाइकली टू ऑब्टेन जॉब, और वो उससे पहले ही सब कुछ छोड़ चुके होते हैं जब तक उनको कोई मुलाजमत मिले। हाई स्कूल कैन बेटर engage and support these students by helping identify their strength and interest and provide them with the skill or plan for gaining them they need to succeed in the workplace. तो ये हाई स्कूल का रोल है कि वो एंगेज करें और सपोर्ट करें और इस मदद करें बच्चों की, ताकि उनकी जो खूबियां हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इस काबिल हो जाएं कि वो ये स्किल जो है वर्क प्लेस पे जो उनको जिनकी जरूरत होती है उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएं। यूथ विद learning disabilities and emotional behavioral disabilities face a variety of obstacles in finding and maintaining employment. जी, ये वो यूथ जो डिसेबिलिटी का शिकार है, का वो इमोशनल हो, बिहेवियरल डिसेबिलिटी हो, वो बहुत सारी रोजगार के मौके हासिल करने में बहुत ज्यादा रुकावट का सामना करते हैं। सच यूथ ऑफन हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल। ऐसी जो यूथ है, ऐसे जवानों को अ, उनको उनका अक्सर कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर होता है, अपनी बात प्रॉपर तरीके से समझा नहीं सकते या समझ नहीं सकते। डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग फीडबैक, जो फीडबैक दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने में भी मुश्किल पेश आती है। एंड इन एडिकेट वर्क, जो काम उनका होता है वो भी शुरू में जो है वो मौजू या नुमाया नहीं होता। एंड सोशल स्किल्स, और उसमें सोशल स्किल भी नहीं होते। डिसेबल चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड कंसिडरिंग देयर फिजिकल लिमिटेशन। अपनी उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो क्या करें कि अपनी जो उनकी फिजिकल लिमिटेशन है, सोशल या इमोशनल कंपिटेंसी है, और इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी है, उनको वो उनको समझें और अपने काम में इनको रुकावट जो है वो बनने ना दें, या कम से कम रुकावट जो है वो ये चीजें उनकी बने। Different type of vocational training is provided in special education in Pakistan. स्पेशल एजुकेशन पाकिस्तान में
बहुत सारी मुख्तलिफ अकसाम की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसमें क्या है, केन वर्क, जो केन है उसका वर्क किया जाता है। चिक वर्क, ये जो चिक्स बरामदे में लटकाई जाती हैं उनका काम है। निटिंग है, जो कोई चीजें जो बुनना होता है, कपड़े बुनना। इसके बाद टेलरिंग, दर्जी, म्यूजिक, कंप्यूटर, कैंडल वर्क, वेल्डिंग, कारपेट वीविंग, कारपेट बनाना एंड वुड वर्क एक्सेट्रा। या बहुत सारे लोग जो है वो कॉपलर भी बन जाते हैं, विहाड़ी में भी मौजूद है, और या बार्बर शॉप पे काम करते हैं। तो इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये तमाम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से पहले एज एन टीचर हमें उनके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी हर्डल्स उनकी जिंदगी में आती हैं, इनका पता होना चाहिए, और उनको एड्रेस करने के लिए उसका तरीकाकार इस तमाम टॉपिक में यही समझाया गया कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपने अर्ली स्टेजेस पे करने हैं, और उसके बाद कुछ काम हैं जो प्री वोकेशनल डेवलपमेंट में करने हैं, और फिर बाद में उनका जो है वो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और जब वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी तब भी उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको जो है मलूज़ खास रखा जाएगा। तो अब हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, तो आपने अब क्लास दोबारा रीज्वाइन कर लेनी है।